चाणू आप सबसे निवेदन है थोड़ा पीछे साइड हो जाए, मंच से थोड़ा आगे चला। देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं ब्रजे बसंतं नवनीतचोरं गोपांगनानामधुफूलचोरम् अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हैं इस वक्त छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री संतोष पांडे जी। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विषयों पर चर्चा करें उससे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि श्री संतोष पांडे जी अपने क्षेत्र में इस बात के लिए खूब चर्चित हैं कि ये बहुत अच्छा गाते हैं और जब भी किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो लोगों की पहली डिमांड यही रहती है कि आप कुछ गाकर सुनाएं। और आजकल क्योंकि अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए जो निधि संग्रहण का कार्यक्रम भी चल रहा है, तो श्री संतोष पांडे जी भी उस कार्यक्रम में शामिल हैं, चौपाइयाँ गा रहे हैं। संतोष जी, आज के कार्यक्रम की शुरुआत उन चौपाइयों से ही हो जाए जो कि आप निधि संग्रहण कार्यक्रम के दौरान गा रहे हैं। बंदऊ नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। जी, बहुत बढ़िया है संतोष जी। और खास तौर पर हम देखा है कि हमने किस तरीके से वहाँ पर जो लोक कलाकार हैं वो आपके साथ बिल्कुल मग्न हो जाते हैं जब आप गीत गा रहे होते हैं। कुछ पिछले कुछ कार्यक्रमों के दृश्य भी हमने देखे। और अगर हम बात करें, शुरुआत करते हैं दिल्ली में जो चल रहा है किसान आंदोलन, छत्तीसगढ़ में क्या हालात हैं? क्या वहाँ के किसान खुश हैं या वहाँ भी आंदोलनरत हैं? वास्तव में छत्तीसगढ़ में ये समय धान की खरीदी का समय है और सरकार धान खरीदते आई है। और सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में सबसे प्रमुखता से किसान के एक एक बीज धान हम खरीदेंगे, ये उन्होंने वचन दिया था। किंतु अभी भूपेश जी की सरकार ने वास्तव में धान की खरीदी, धान की तौलाई और पेमेंट सब में वहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है। अभी कोंडा गांव में एक किसान की आत्महत्या हुई और एक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई घुमका सोसाइटी में। करण साहू केवल इसलिए कि उसकी तौलाई के लिए पैसा मांगा गया, उसके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा 200 है ले लो, बाकी मैं बाद में दे दूंगा। बोले एक मुश्त पैसा चाहिए। अटैक आया, खत्म हो गया। और इसी प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में बात बात में पैसे की मांग की जा रही है और कई सोसाइटियां बंद हो गई थी, फिर से शुरू हुई है। बारदाना हम खरीद रहे हैं 30 और 35 रुपये में, सरकार हमको उसका पेमेंट 15 रुपये और 10 रुपये कर रही है। एक महीना लेट में धान की खरीदी शुरू हुई। आज किसानों की मांग है पूरे छत्तीसगढ़ की कि एक महीना बाद में उस खरीदी करें और बाद में एक महीना तक फिर बंद करें। और इसी प्रकार से जितनी भी कुव्यवस्था है इसको ख़त्म करें और छत्तीसगढ़ की व्यवस्था को सुधारा जाए। जी, और खासतौर पे आपने जो वहाँ पे कुव्यवस्थाएं चल रही हैं उनके बारे में बात करी, लेकिन अभी हमने देखा कि जब कांग्रेस ने भारत बंद किया था उसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अग्रणी भूमिका निभाई, तो केंद्र पर हमले जारी हैं। और जबकि आपके हिसाब से आप देखें तो राज्य में स्थिति काफ़ी विकट है। जी, वास्तव में मंडी भी बंद नहीं करा सके, दुकानें बंद नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में ये कहूँगा कि 90% खुला रहा।
शासन की बात को भी लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने भड़काने और उकसाने की कोशिश, सड़क पर लाने की कोशिश खूब किए, किंतु उनकी बात नहीं मानी गई। इससे स्पष्ट है, वास्तव में ये गंगा जल उठा करके किसानों को विश्वास दिलाया था, सौगंध लिए थे कि हम ये काम करेंगे। अब जब वो काम हुआ नहीं तो विश्वास खत्म हो गया। हम शराब बंदी करेंगे, विद्युत बिल हाफ करेंगे, कर्जा माफ करेंगे, किसानों की सारी एक एक दाना खरीदी करेंगे। आज किसान परेशान है, उनका विश्वास टूट गया। आज स्थिति खराब है। स्थिति को समय रहते किसानों की दशा को सुधारी जानी चाहिए। आज रिकॉर्ड कहता है कि 233 लोगों की वहाँ मृत्यु हुई जो कृषक थे और किसानी व्यवस्था के कारण ही उनकी मौत हुई। जी। और अब हम अनलॉक की प्रक्रिया में है, देश धीरे धीरे अब वापस बढ़ चला है आगे। छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे प्रवासी मजदूर लौटे थे, अभी वहाँ पर क्या हालात हैं? अगर हम देखें, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की बात कर लें या जो प्रवासी मजदूरों की जो समस्या से हर पूरा देश ही प्रभावित हुआ था, छत्तीसगढ़ में क्या हालात हैं? सरकार क्या कर रही है? वास्तव में छत्तीसगढ़ में और कोविड-19 के दौर में बहुत वापसी हुई थी और वापसी के बाद व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। केंद्र से जो व्यवस्था आई थी वही व्यवस्था को अपना नाम बदल करके और भिन्न भिन्न रूपों में इन्होंने करने की कोशिश की। यदि छत्तीसगढ़ में एम्स नहीं होता, जिसकी आधारशिला अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी थी, एम्स ने ही पूरे छत्तीसगढ़ को संभाला और सब प्रकार की व्यवस्था, पेंशन की व्यवस्था, एक मुश्त राशन देने की 4-5 महीने के लिए व्यवस्था, इसके लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जितनी धन्यवाद दिया जाए वो कम है। और सब प्रकार के स्वास्थ्य में लगने वाली सैनिटाइजर, ग्लोव्स लेकर के और वेंटिलेटर की सब प्रकार की व्यवस्था वहाँ हुई। किंतु सरकार को जो काम करना चाहिए था और मजदूरों को कि अब वो वापस ना जाए, किंतु आज के तारीख में रोज शाम को कानपुर के लिए, चंद्रपुर के लिए, भंडारा के लिए, नागपुर के लिए, महाराष्ट्र के लिए, कर्नाटक के लिए लोग भारी संख्या में सभी बस स्टैंड से पलायन कर रहे हैं। और ये मैं कहूँ कि इसके ऊपर सरकार को सब प्रकार से चिंता की जानी चाहिए और छत्तीसगढ़ के सभी गांवों में मजदूरों की सुनिश्चित की जानी चाहिए व्यवस्था। जी। जी। और क्योंकि केंद्र ने मनरेगा का भी बजट काफी बढ़ा दिया, तो उसको लगता है कि राज्य अभी उस पर ध्यान दे नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल, मनरेगा का बजट बढ़ा है, दर बढ़े हैं और सब प्रकार से उनको वहीं का वहीं काम देने की, लोकल वोकल की जो नारा माननीय मोदी जी ने दिया है, आत्मनिर्भर भारत बने, इसमें सबसे ज़्यादा पैकेज किसानों के लिए, मजदूरों के लिए भी है। तो इस दिशा में छत्तीसगढ़ की सरकार को बिना राग द्वेष के और बिना पक्षपात के और मनरेगा के तहत काम करना चाहिए। और आपका जो संसदीय क्षेत्र है खासतौर पर काफ़ी सेंसिटिव जोन भी माना जाता है। अगर हम नक्सल गतिविधियों के हिसाब से देखें तो छत्तीसगढ़, अभी केंद्र सरकार के भी बड़े दावे हैं कि अब नक्सली गतिविधियों में कमी आई है, लेकिन अभी क्या हालात हैं आपके एरिया में? राज्य सरकार नक्सल गतिविधियों को रोकने में कितने हद तक सफल है? अभी मानपुर क्षेत्र में अभी विगत 2 दिन पहले एक पूर्व सरपंच की हत्या हुई और छुटपुट आए दिनों घटनाएं हो रही हैं। पहले से कंट्रोल है ऐसा नहीं कह सकते, और भी उस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से चल रही है व्यवस्था, उससे न छत्तीसगढ़ संतुष्ट है, न वहाँ कोई ये नहीं कह सकता कि किसी की गारंटी सुरक्षा की ली जा सकती। आज वहाँ महिलाओं की तस्करी भी बढ़ी है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ी है, सामूहिक बलात्कार बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है कवर्धा के अंदर और बस्तर के अंदर। इस प्रकार से ये जो अव्यवस्था है, इसमें सरकार को समय रहते रोक लगाई जानी चाहिए और जिससे जो अमन चैन का टापू छत्तीसगढ़ कहा जाता था वो फिर से अपने उस स्थान और नाम को प्राप्त कर सके। जी, आपने जिक्र किया कि कुछ बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, बड़ी घटनाएं हुई हैं।
क्यों मुद्दा नहीं बना पाती है बीजेपी, जो कि कांग्रेस, अगर हाथरस का मामला हो चाहे कुछ हो, कांग्रेस ने उसको एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा बना दिया था। वास्तव में हाथरस में जो घटना हुई जी उसको नया रंग रूप देने की कोशिश कांग्रेस ने की, जी और हम सभी जानते हैं कि दोनों भाई बहन भी, राहुल जी और प्रियंका जी भी वहाँ पहुँच गए थे। जी और किंतु वो जो सत्यता थी वो सामने आई, और एक उसमें भी पीछे जो साजिश थी उसको पूरे देश ने देखा। छत्तीसगढ़ में भी घटनाएं हुई, किंतु उसको इन्होंने दबाने की कोशिश किया, दबा नहीं पाए। कवर्धा में जो घटना हुई सामूहिक बलात्कार, और भी छत्तीसगढ़ के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, उसको भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ और जनता के बीच में कि इस प्रकार की घटना न दोहराई जाए, इसके लिए सब प्रकार से कोशिश भाजपा ने की है। जी। और भाजपा की कोशिशों पर ही अगर हम बात करते हैं तो आप चूंकि संगठन में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं छत्तीसगढ़ में, हाल के कुछ उपचुनाव हुए, ये दर्शाते हैं कि ठीक है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सभी सीटों पर विजय मिली, लेकिन अभी राज्य विधानसभा के चुनाव दूर हैं, लेकिन पार्टी को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। नए प्रभारी भी आए हैं। अब क्या पार्टी ने दशा दिशा वहाँ पे बदली है, या आगे की क्या रणनीतियाँ रहेंगी? उपचुनाव हुए हैं, उसमें आपका कहना सही है कि वहाँ जिस प्रकार से परिणाम आए हैं, किंतु परिणाम को यदि देखा जाए तो पहले से बेहतर हैं। और जिस प्रकार से ट्रेंगुलर और चतुष्कोणीय फाइट होती थी, वो फाइट ना होकर के डायरेक्ट फाइट होने के कारण भी, किंतु अब हालात बदल रहे हैं। माननीय पुरंदेश्वरी जी हमारी प्रभारी हैं, और माननीय नवीन नितिन जी हमारे सह प्रभारी हैं। उनके आने के बाद और जिले तक, मंडलों तक माननीय प्रभारी जी नीचे तक जा रही हैं। इसका प्रभाव अभी से देखने को मिल रहा है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता उत्साहित हैं कि प्रदेश में और नीचे की इकाई में परिवर्तन आने वाला है, और सब प्रकार से सक्रियता छोटे से बड़े पदाधिकारियों में हो चुकी है, और बड़े बड़े धरना, प्रदर्शन और बैठकें चालू हो गई है। जी। और खासतौर पर अगर हम बात करें, हिंदुत्व की बीजेपी के साथ एक जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल सरकार आपसे वो मुद्दा छीनने को आतुर है। आप राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो दूसरे पथ बनाने की बात होती है या कुछ और बात होती है? ऐसा है कि वास्तव में हिंदुस्तान की जनता जानती है, और वो भली भांति परिचित है कि जब से देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद से धारा 370 और साथ ही साथ ये कहें कि लंबे समय से अपने एजेंडे में, चुनावी घोषणा पत्र में, राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण, और इसके लिए वो प्रयास करती रही है। और शुरू से हम नारा लगाते रहे हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो ये कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, तो तारीख भी आ गई। और इसको तारीख को लाने के लिए मुझे कहने में संकोच नहीं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा वातावरण, ऐसा वायुमंडल, जजमेंट तो जज ने दिया है, हमारे सम्माननीय जजों ने, और जो इस पूरे विश्व में जो सत्य है कि यह सत्य है कि जेरूशलम ईसाइयों के लिए, मक्का मदीना सम्माननीय मुस्लिमों जनों के लिए, और हिंदुस्तान अयोध्या में, तो हिंदुस्तान में अयोध्या में ही राम जी का जन्मभूमि, और जो सत्यता सबके सामने है। किंतु इतने साल लग गए, लंबा समय लग गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल सोमनाथ में जो गजनवी ने उसको तोड़ा था, उसका पुनरुद्धार करते हुए भव्य मंदिर का निर्माण किया, और उसमें राजेंद्र बाबू और स्वयं गृह मंत्री जी सरदार वल्लभ भाई पटेल गए, पूजा अर्चना की। उनकी इच्छा थी कि आगे काशी विश्वनाथ, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि में इस प्रकार का पुनरुद्धार हो, जीर्णोद्धार हो, किंतु वो हो नहीं पाया। जो अब शुरुआत हो चुका है, और आने वाले समय में, जैसे मैंने कहा कि भगवान राम भारत की आत्मा है, अस्मिता है,
और वो सही स्थान, और अब सब प्रकार से यहाँ का जन जन व्याकुल है, सब प्रकार से उनको वहाँ मंदिर बने इसलिए सहयोग भी दे रहे हैं। हम अपना घर बनाते हैं तो यहाँ बेडरूम होना चाहिए, बैठक, रसोई, शयन, कितनी चिंता करते हैं। और हम सब की चिंता करने वाले वो है भगवान राम। तो आज पूरा राष्ट्र उनके धाम के लिए सब प्रकार से मुक्त हस्त से दान देने के लिए उमड़ रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि भगवान राम देश की अस्मिता है, लेकिन ऐसा क्यों है कि अब भारतीय जनता पार्टी का शासन है, आप लोग हिंदुत्व को लेकर आगे चलते हैं और आपकी ही सरकार के कार्यकाल में ऐसे, चाहे हम धारावाहिकों की बात करें, चाहे अभी हालिया वेब सीरीज में एक विवाद हुआ है, भगवान के बारे में या देवी देवताओं का अपमान करो, विवाद खड़ा करो, अपने प्रोडक्ट को चर्चित बनाओ, फिर माफ़ी मांग लो, ऐसा क्यों? वास्तव में देवी देवताओं का अपमान करना और ये जो चल रहा है, ये कहें कि अच्छा नहीं हुआ, दुर्भाग्य है इस देश का कि स्वतंत्रता के बाद जिस प्रकार से परिवर्तन आने चाहिए था, चाहे वो शिक्षा में हो, मीडिया में हो, लेखन में हो, इतिहासकारों में हो, उसमें सब में किसी न किसी ऐसे लोगों का कब्जा हुआ। और ये कहें कि कोई कुछ भी करे और हम शांत रहें, और ये दौर ऐसा चला, ये दौर आगे बढ़ते गया और यहाँ तक पहुँच गए कि आपने जैसे कहा ना कि किसी भी विज्ञापन में, किसी भी पटाखे में, कहीं भी जहाँ अपमानित करने का अवसर मिले, या NCRT पुस्तक में भी ऐसा विद्रूप रूप दिखाया गया कि छत्रपति शिवाजी खलनायक हैं, महाराजा रणजीत सिंह जी, और जितने भी हमारे परम पूज्य सिख गुरु हुए हैं उनको जिस प्रकार से बताया गया, और महाराणा प्रताप को तो कुछ नहीं किंतु अकबर को महान बताया गया, किंतु महाराणा प्रताप की वो, तो ये सारी चीज़ें जो है, अब आप जानते हैं, याह कदम का पेड़ अगर मैं होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, इसमें भी इनको सांप्रदायिकता नजर आई और उसको पाठ से हटा दिया गया। और ऐसे ऐसे विषय लाए गए जो वास्तव में कहीं कहीं दूर दूर तक यहाँ के पीढ़ी में कोई वीरता पैदा नहीं करता, कोई प्रेरणा देने लायक नहीं है, ऐसे उन विषयों को समावेश किया गया। ये अच्छा नहीं कहा जा सकता, यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और ये जितने विज्ञापन हैं, फटाके हैं, और अभी भी जितने भी फिल्मों में जो जिस रूप में ये प्रदर्शित कर रहे हैं, अब वो दौर गुजर गया, अब ये समय बदल गया है। ये आने वाला अब समय, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, ये जो परोस दे वो नहीं चलेगा। अब तो जनता अपने हिसाब से और वास्तविक इतिहास से परिचित हो चुकी है। ये पूरा इतिहास ये करवट ले रहा है, आने वाले समय में ये कहीं दिखाई नहीं देंगे। और मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि अब संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। हमने पिछला जब सत्र देखा था उसका समापन कैसे हंगामे के साथ हुआ था वो आपने देखा होगा। संसद में आपकी ये पहली पारी है, क्या आपको लगता है कि उस समय जो कुछ हुआ आपने कल्पना की थी, या आने वाला जो बजट सेशन है उसको लेकर जिस तरह से विपक्ष त्योरियां चढ़ा रहा है वो हंगामेदार होने के आपको आसार नजर आ रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से अभी जिस प्रकार से वातावरण दिल्ली में और आंदोलनों में जो बना है इसे लेकर के इसका स्वरूप सदन के अंदर भी दिखेगा और ये मानना चाहिए, और इसकी तैयारी भी है। आज पूरा देश देख रहा है कि जिस प्रकार से शाहीन बाग हुआ, उसका परिणाम दिल्ली में ऐसे लगभग 50-58 लोगों की मौत से हुई। भगवान ना करे इस प्रकार की किसी प्रकार की, और हमें शुभ ही सोचना चाहिए, किंतु सब प्रकार की तैयारियां भी अपनी होनी चाहिए। आज देश के 4 कोनों में जिस प्रकार से आंदोलन चल रहे हैं, वास्तव में ये किसानों का आंदोलन अब कैसे कहा जाए, जहाँ कई प्रकार के नारे लगते हों, जहाँ कई प्रकार के चित्र दिखते हों, और यानी एक उनके लीडर के और वीडियो क्लिपिंग से ये कहें कि हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरा, उनके हेलीपैड खोद दी गई, उनके
मंच को ध्वस्त कर दिया गया, सारे कार्यक्रम उनको निरस्त करने पड़े, तो ये कौन सा आंदोलन है? और वहाँ किसको रिहा करने के लिए डिमांड की जा रही है? किसान आज या तो गेहूं के खेत में है या सोसाइटियों में है। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में क्या केवल इतने ही किसान हैं? और जो वहाँ का दृश्य है, मैं उस पर कुछ नहीं कहता, किंतु अंदर ऐसा लगता नहीं कि तो किसानों का तो किसान भोले भाले होते हैं। वो राजनीति नहीं करते। जी, तो धन्यवाद संतोष जी। और आपने देखा कि किस तरीके से संतोष पांडे जी ने किसान आंदोलन चला रहे लोगों की मंशा पर सवाल उठाए हैं, छत्तीसगढ़ सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें प्रभात साक्षी के साथ।